अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू GNN पॉडकास्ट। मैं हूं हुदा शाह और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर शाहिद नदीम। वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन चीज़ के हवाले से। वो है तो कॉमन, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और इंसान जो है वो खाया जाता है। आई एम राइट? डायबिटीज़ के हवाले से सबसे पहले डॉक्टर शाहिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ होती कैसे है? ऐसी कौन सी चीज़ें एक इंसान करता है कि वो शुगर का मरीज़ हो जाता है? और आजकल तो अब एज का भी कोई नहीं है, छोटे बच्चे को भी हो रही है, किसी बूढ़े को भी हो रही है, जवान को भी हो रही है। बेसिकली देखिए, डायबिटीज़ जो है ना एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपका ना एक मेटाबॉलिक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है बॉडी में। जो चीज़ हम खाते हैं पीते हैं और वो सारी चीज़ें जो है ना वो ग्लूकोज बन जाता है। एंड प्रोडक्ट, हर खाने का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज लेवल जो है वो अप एंड डाउन होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है, इसको हम कहते हैं इंसुलिन का सिस्टम। एक हार्मोन है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं और वो पैनक्रियाज से निकलता है। बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियाज में, वो इसको सिक्रीट करते हैं जो कि बंदों में जो है ना वो शुगर लेवल को एक नॉर्मल हद तक रखता है। अच्छा, डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ में होता ये कि इंसुलिन का जो एक्शन है वो बाज़-औक़ात कम हो जाता है, बाज़-औक़ात उसके खिलाफ बैरियर आता है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और बाज़-औक़ात इंसुलिन बनना ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं ड्यू टू दिस हार्मोन की डिफेक्ट की वजह से, तो हम कहते हैं डायबिटीज़ हो गई या शुगर की बीमारी हो गई। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हर एक की पैथोलॉजी डिफरेंट है। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो कि यूजली यंग एज में होती है, बच्चों में होती है, उनमें क्या होता है कि बीटा सेल्स जो होते हैं ना वो ऑटो इम्यून प्रोसेस के तहत, जो बॉडी का एक अपना इम्यूनिटी का प्रोसेस है, वो बजाय जर्म्स को मारने के वो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स पे अटैक कर देता है। यानी अपनी अंदर ही की एक एनिमी या दुश्मन बन जाता है जो कि अपनी बॉडी में जो डायबिटीज़ के बारे में कहा भी जाता है कि ये आपको, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये खुद आपको ही खा जाती है और इसकी वजह से दूसरी बीमारियां भी लग जाती हैं। एग्जैक्टली। अब जो ऑटो इम्यून प्रोसेस है वो क्या करता है, वो लबलबे को खा जाता है, उसके बीटा सेल को डेड कर देता है और इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। इसको कहते हैं हम, जो इसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट बनते हैं वो हैं टाइप 1 डायबिटिक। उनको टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये पैथोलॉजी टाइप 1 की होगी। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें बेसिकली जो है ना 2, 3, 4, 5 डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मसलन इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो इस इंसुलिन बनने का प्रोसेस है, वो उसके आगे बैरियर आ जाते हैं। इसको मैं कहता हूँ इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी इंसुलिन बन रही होती है, उसमें टाइप 1 वाला मसला नहीं होता कि बन ही नहीं रही। इसमें मसला तो बन रही होती है लेकिन उसका असर नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके असर के खिलाफ या उसके असर में एक बैरियर होता है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से या इंसुलिन की वो क्वालिटी की इंसुलिन बनना चाहती है वो ना बने, लो क्वालिटी इंसुलिन बने, या जितनी डिमांड है उतनी ना बने, कम बने, तो डिमांड सप्लाई का। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं जो कि इंसुलिन के अंदर आते हैं, उसकी प्रोडक्शन से लेके उसके असर तक, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, अब टाइप 2 डायबिटीज़ जो है जब हो जाती है तो इसके इलाज डिफरेंट होते हैं। बाज़-औक़ात इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रीट किया जाता है, बाज़-औक़ात उसके, उसी पे आ रही थी कि इलाज क्या है। हाँ जी, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। अच्छा, अब जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना वो आजकल ज़्यादा कॉमन है। टाइप 1 का तो है ही है, वो तो शुरू से जिस तरह के चल रहा था अभी भी चल ही रहा है वो उसका। लेकिन जो टाइप 2 आजकल जो सुनने में आ रहा है, जो इंसिडेंस बढ़ रहे हैं वो इस टाइप 2 डायबिटीज़ के बन रहे हैं, बोथ इन एडल्ट्स, ओल्ड पीपल, और जैसे जिक्र किया बच्चों में ये सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात कह लें, ख़तरनाक बात कह लें डायबिटीज़ के हवाले से। और मेरे पास जो है ना, ये मेरी जो पिछली 4-5 साल की प्रैक्टिस है, मैं तो यूजली 25 साल से डायबिटीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो आज से अगर 8 साल पहले की बात करूँ तो पेशेंट जो है एडल्ट ही होते थे, बूढ़े हो जाते थे, या टाइप 1 बच्चे डायबिटिक आते थे। लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ज़्यादा चेंज ये हुआ है कि 5 से 8 साल की प्रैक्टिस में जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे 8 साल से लेके 18 साल या 20 साल तक के जो बच्चे हैं, वो जो है ना टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार। टाइप 2 डायबिटीज़ का बिकॉज ऑफ फूड इनटेक, जो वो खाना खा रहे हैं, बेसिकली ओबेसिटी से, मोटापे की वजह से। इतने बड़े बड़े बन के आ जाते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्समैन नहीं है, ग्राउंड्स में जाना छूट चुका है, एक्सरसाइज करते नहीं है,
जंक फूड खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, स्क्रीन पे यूज़ करते रहते हैं, क्या होता है वजन बढ़ता है। जब वजन बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो डायबिटीज़ होती है। तो ये केसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में अच्छी खासी बच्चों की तादाद है, जिसमें मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस एडल्ट्स में भी जो आ रहे हैं केसेस, जो मिडिल एज लोगों में टाइप 2 डायबिटिक, उसमें भी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मोटापा। ठीक है, इसके अलावा कई और रीज़न भी, जैसे मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस का, स्ट्रेस की वजह से भी। हाँ, आपने स्ट्रेस पे ही आ रही थी कि lifestyle- डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है उसकी वजह से शुगर होती है या शुगर की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी ज्यादा होती है? दोनों। अच्छा, यानी आप जब शुगर हो जाती है या शुगर कंट्रोल ना हो तो उसकी वजह से एक डिप्रेशन और Because स्ट्रेस एक आता है। मिथ है, बताइएगा वो मिथ है कि रियलिटी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएं तो भी आपको डायबिटीज़ हो जाती बिल्कुल, है। एग्जैक्टली अच्छा, एग्जैक्टली। it's not a देखिए myth. उसका मैं बताता हूँ होता क्या है। जब आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप हेल्दी हैं, आपको कोई टेंशन मिली, चाहे वो आपके घरेलू टेंशन है, कारोबारी है, कोई दोस्त से लड़ाई हो गई, जो भी स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, अगर तो वो 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूस स्ट्रेस है, कंटिन्यूसली महीना हो गया है, उसको हफ्ते हो गए हैं, गुजर गए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में ख़ास किस्म के हार्मोन्स होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, उनके बैलेंस में ख़राबी होती है। ख़ास तौर पे एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, उसके वो ज़्यादा निकलना शुरू होता है स्ट्रेस की वजह से। अच्छा, वो एक स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा निकलता है, प्लस जब स्ट्रेस वाले लोग होते हैं क्या होता है, डिप्रेशन होती है, नींद कम आती है, रात को जागते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसने क्या कह दिया, उसने ये कह दिया, मेरा ये, हाँ, ओवर थिंकिंग। उससे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन फिर रात को भी ज़्यादा निकलना शुरू होता है। निकलता उसको अर्ली मॉर्निंग में निकलना चाहिए, लेकिन स्लीप की डेप्रीवेशन से, डिप्रेशन की वजह से वो रात सारी निकलता रहता है, तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये जाके आपके लबलबे को और लिवर को जाके इस किस्म की चेंजेस करता है बॉडी में, जिसके जो पे इंसुलिन रेजिस्टेंस कर जाती है। यानी जो लबलबा इंसुलिन बना रहा है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस आ जाती है ड्यू टू दिस हार्मोन। तो क्या हो जाता है, डायबिटीज। तो ये डायबिटीज इस तरीके से स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक ठीक। अच्छा, जहाँ तक ये सवाल है कि यार डायबिटीज की वजह से स्ट्रेस, वो फिर अनकंट्रोल डायबिटीज की वजह से वो ब्रेन में जब शुगर लेवल हाई होता है तो उसमें कई किस्म के जो ब्रेन के फंक्शंस हैं वो वीक हो जाते हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो वो भी एक इशू है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन लोगों को शुगर नहीं है, ठीक है, लेकिन उनका शुगर लेवल लो हो जाता है, वो क्यों होता है फिर, और फिर उनको क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, ये जो ट्रेंड आजकल देखने में आ रहा है कि जी जिन लोगों को शुगर नहीं है, तो ये कैसे कह सकते हैं आप शुगर नहीं है? भाई देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया हमारे पाकिस्तान में ये कि लोग टेस्ट नहीं करवाते, या तो टेस्ट से भागते हैं कि यार कुछ और ना निकल आया। मुझे कई पेशेंट्स को मैं कहता हूँ यार भाई स्क्रीनिंग तो करा लो। हमारे ये जो अम्मा अब्बाज हैं वो सारे ऐसे ही हैं। हाँ, कि जी आप टेस्ट तो कराएं। नहीं मैं नहीं कराता या मैं नहीं कराती। वजह इसलिए कि डॉक्टर साहब कुछ और निकल आया तो मुझे फिर दवाइयाँ और ये वो। तो जिस तरह थेरेपिस्ट के पास जाते हुए लोग कहते हैं हम पागल थोड़ी हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। अब एक तो स्क्रीनिंग का फुकदान है, रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं हो रही। तो क्या होता है कि जो है ना, शुगर लेवल लो आम आदमी में नहीं होता। जो नॉन डायबिटिक है या वो हेल्दी है तो उसमें शुगर लेवल लो ही नहीं होता। क्यों? वजह ये कि अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, ये जो बीपी लो हो जाता है, ये जो लबलबे में ही वो मैकेनिज्म मौजूद है। जो लबलबा जहाँ की बात हो रही है, इंसुलिन निकलती है, वहाँ पे एक और हार्मोन भी निकलता है, उसको कहते हैं ग्लूकागॉन। तो वो भी अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि जब शुगर लेवल लो हो तो ग्लूकागॉन निकलता है जो कि ग्लूकोज बना देता है। राइट। जब ग्लूकोज बना देता है लो, शुगर लेवल नॉर्मल। तो मतलब अगर आपका शुगर लेवल लो हो रहा है तो फौरन डॉक्टर पे जाएं, क्योंकि इसमें अंदर पैथोलॉजी कुछ और भी निकल सकती है। जो वन ऑफ द पैथोलॉजी ये है कि जो प्री डायबिटीज है, जिसको हम बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं या ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं, या नया नाम जो प्री डायबिटीज आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। जब रेजिस्टेंस होती है तो ब्रेन पैनक्रियास को ऑर्डर कर रहा होता है बार बार निकालो जी, और इंसुलिन निकालो, कंट्रोल नहीं हो रही। तो वो और जब इंसुलिन निकलती है तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो बंदों की जो शुगर लेवल है वो डाउन हो जाते हैं। फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया में आते हैं, फिर उनको सिम्टम्स आते हैं, शिवरिंग होती है, वीकनेस होती है, नींद आती है, मदोशी सी आती है। और फिर जब हम चेक करते हैं तो क्या निकलता है? प्री डायबिटीज। उसके बाद अगर उसका इलाज ना किया जाए, टाइमली डायग्नोज ना किया जाए, इट विल टर्न इनटू टाइप 2 डायबिटीज। ओके। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसकी वजह से जिसको अवॉइड करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स को? अच्छा देखें, लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर बात कर लें, सपोज। अच्छा, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स अवॉइड नहीं करने चाहिए। क्योंकि जी देखिए, मैंगो नहीं, देखिए कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, देखिए हाँ जी मैं बताता हूँ आपको। मैं किसी चीज़ को, जो ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक फूड है ना, जो अल्लाह ताला की ज़मीन से निकल रहा है, आप यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला की पैदा करदा किसी भी ग़िज़ा में, किसी भी डाइट में कोई नुकसान इंसान के लिए, चाहे वो डायबिटिक की। अच्छा, होता क्या है? होता ये कि जो मीठे फ्रूट है,
जैसे आम है, अंगूर है, केला है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, उसको हम बंद करते हैं, हम मना करते हैं कि यार आप हम कहते हैं पहले कंट्रोल करो, जब कंट्रोल हो जाए शुगर तो अब कभी कभी आप ये चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। जब आपने अपनी डिजीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, आपने उसको मैनेज किया हुआ है, आपने उसको काबू में रखा हुआ है, तो फिर अपना एंजॉय भी करें ना, ठीक है ना। हाँ, अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपका HbA1c आसमानों से बातें कर रहा है, आपका फास्टिंग लेवल भी कंट्रोल में नहीं है, आपका रैंडम ही कंट्रोल नहीं है, तो फिर सब चीज़ें बंद है। अच्छा चले, कुछ लोग तो खाना तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर अपनी वालिदा की बात करूँ, शी इज़ डायबिटिक, उनको मीठे का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, वो मीठे के बगैर रह नहीं सकती हैं, और हम लोग थोड़ा सा भी हमारी नज़र पड़ जाए और वो हम के ना अम्मा बस, लेकिन कहती है मैं क्या करूँ, मैंने कहा आपको शुगर हो गई है, अब आप थोड़ा कंट्रोल कर ले। तो अभी रिसेंटली उनके डॉक्टर ने उनको कहा है कि आपने आम तरबूज नहीं खाना है। जी, हाँ जी, देखिए ये जो मीठे फ्रूट है ना, जिनका हम कहते हैं, इसमें टेक्निकल हम क्यों मना करते हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। हाँ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जैसे ही वो बॉडी में जाते हैं, शुगर लेवल स्पाइक करता है, बहुत हाई होता है, तो वो फिर हाई होने से तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें तो अदर चीज़ें आती हैं, तो इसलिए हम मना करते हैं इन फ्रूट्स को, सिर्फ उन डायबिटिक्स का जिनका कंट्रोल नहीं है। अच्छा, जब डायबिटिक पेशेंट इलाज कर रहा होता है, टाइमली दवाई ले रहा होता है, क्या होता है, कंट्रोल बेहतर होता है, तो वो कभी कभी उनको हाइपोज होते हैं, क्या होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया, लो लेवल हो जाता है। तो फिर लो लेवल में हम कहते हैं यार तुमने फ्रूट खाना है, तो बजाय चीनी फांकने के, गुड़ खाने के, शहद खाने के या कोल्ड ड्रिंक्स पीने के, तुम फ्रूट्स पे आओ। तो वो फ्रूट जो मना है नॉर्मल स्टेजेस में, आम वगैरह, वो खाओ, हाइपोग्लाइसीमिया, उससे आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है, आपका फ्रुक्टोज आपको स्पाइक भी नहीं देता, जो शुगर उसमें फलों में होता है फ्रुक्टोज, वो आपको स्पाइक भी नहीं देता, आपका हाइपोग्लाइसीमिया मैनेज हो जाता है, आपको स्पाइक्स भी नहीं आता, आपका HbA1c भी कंट्रोल में रहता है। HbA1c के साथ कई लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हम जब रैंडम चेक करते हैं तो हमारा ठीक होता है, हम जब फास्टिंग चेक करते हैं तो हमारा ठीक होता है, HbA1c जब चेक करते हैं वो हाई होता है। तो ये क्या वजह ये होती है कि जब उनको लो लेवल फील होता है, कंट्रोल चल रहा होता है ना, उनको लो लेवल फील होता है, तो उससे उस लो को काबू करने के लिए क्या करते हैं, 90s पे, 80s पे, 70 मिलीग्राम लेवल्स पे क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीना शुरू कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में मीठा लेना शुरू करते हैं, या फ्रूट का जूस निकालना शुरू कर देते हैं। ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस लेवल पे आपको फ्रूट एज अ होल खाना है, क्योंकि जो फ्रूट का जो असल पावर है, जो उसका असल फाइबर है, जो उसका विटामिन है, जो उसका मिनरल है, वो कहाँ होता है, फाइबर में। तो जब हम जूस निकालते हैं तो जूस से क्या होता है, फाइबर हम साइड पे कर देते हैं। फाइबर को साइड पे करने का मतलब ये है कि उसके विटामिन्स, उसके मिनरल्स, उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स हम साइड पे कर देते हैं, हम उसका सिर्फ ग्लूकोज कंटेंट ले रहे होते हैं, शरबत, ठीक है। तो वो तो एज इट इज डेंजरस है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जैसे पेप्सी, कोक, मरिंडा, ठीक है ना। तो वो तो अभी हमने करना क्या है, फ्रूट खाएं लो लेवल पे एज अ होल, जूस ना लें, ताकि उसका फाइबर, जो असल चीज़ है, जो अल्लाह ताला ने ये जो ग्लूकोज जो रखा हुआ है जूस, वो तो अल्लाह ताला ने बोनस के तौर पे रखा है कि यार ये फ्रूट जो है हेल्दी बंदा खाए, तो बोनस के तौर पे तुम्हें थोड़ा सा मीठा पानी भी दे देता हूँ, ये अल्लाह ताला ने बोनस के लिए रखा है। तो हम क्या कहते हैं, बोनस को ज़्यादा ले लेते हैं और जो असल चीज़ है उसको फेंक देते हैं। असल गलती यहाँ पे। ठीक है। बहुत से डॉक्टर शाहिद पेशेंट्स होते हैं जिनको भूख नहीं लगती है शुगर में, और ये मेरी अम्मा के साथ, मैं दोबारा से अपनी अम्मा का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी एक पेशेंट हो घर में, एग्जैक्टली, तो आप उसको कोट कर सकते हैं। तो मेरी अम्मा को भूख नहीं लगती है, अच्छा, और उनको अब फिर मुझे ये भी स्ट्रेस होता है कि कोई ऐसी चीज़ ना उनको दे दी जाए जिसकी वजह से ज़्यादा मसला क्रिएट ना हो जाए। तो इसकी क्या वजह है, भूख क्यों नहीं लगती है, और क्या चीज़ जो है वो ऐसे पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट में भूख ना लगने की जो वजह है ना, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स में जो भूख की पैथोलॉजी है, जो साइंस है, वो ज़रा पहले समझने की ज़रूरत है कि देखें सेलुलर लेवल पे क्या होता है, सेल में कोई एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी उसको कहाँ से चाहिए, ग्लूकोज से। ग्लूकोज उसके अंदर जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल उसमें आएगा और उसका पेट भरेगा, दूसरे लफ्जों में, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ में क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड में फिरता रहता है, सेल के अंदर नहीं जाता, इसलिए तो लेवल ब्लड में ज़्यादा है। अगर सेल उसको यूज़ कर ले तो लेवल कंट्रोल हो जाए। यही सारा राज है डायबिटीज़ का। अब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो ग्लूकोज क्या है, भूखा है, मतलब सेल क्या है, भूखा है, ग्लूकोज ही नहीं आ रहा। तो फिर ब्रेन को ऑर्डर जाता है सेल की तरफ से, और ब्रेन फिर ऑर्डर करता है मैदे को, यार कुछ खाओ ताकि, और बंदा कुछ खाता है, लेकिन क्योंकि इंसुलिन डिफेक्टिव है, डायबिटीज़ है, तो लिहाजा वो ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा, पैथोलॉजी डिफरेंट है, तो सेल भूखा रहता है, भूख लगती रहती है। ये तो उन लोगों में जिनमें डायबिटिक पेशेंट को हर वक्त भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है, वो ये वजह। अच्छा, जिन डायबिटिक पेशेंट्स को भूख लगती नहीं है,
ये तो मैंने बताया ना कि क्यों जिनको ज़्यादा लगती लगती है, है, क्योंकि सेल भूख है, उसको जा ही नहीं रहा, तो फिर वो मांगेगा, ठीक है ना। फिर वो पेट पे ज़्यादा प्रेशर आता है, भूख लगती है, क्रेविंग। जिसको भूख नहीं लगती उसमें 2-3 अदर फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके। अच्छा, उसमें ये है कि डायबिटीज़ की वजह से हमारा जो एपेटाइट सेंटर है, जो डायबिटीज़ की वजह से जब शुगर लेवल हाई होता है ब्लड में, तो ब्रेन में भी तो वो ग्लूकोज हाई लेवल ही जाता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ब्रेन में जो है ना, जो एपेटाइट या भूख के कंट्रोल करने का जो सेंटर होता है वो मैदे में नहीं होता, कहाँ होता है? ब्रेन में। यस। एपेटाइट सेंटर कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये ग्लूकोज लेवल ब्रेन में बढ़ा हुआ आता है, तो ब्रेन के सेल्स को भी ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिल रही, तो वहाँ से एपेटाइट सेंटर में एबनॉर्मल सिग्नल्स जाना शुरू हो जाते हैं। ओह। तो उससे क्या होता है कि जो एबनॉर्मल सिग्नल्स हैं उनकी वजह से मोटिलिटी डिस्टर्ब होती है स्टमक की, उसमें जो एसिड कंटेंट है वो ज़्यादा निकलता है, ठीक है, क्योंकि उसको तो मैसेज मिल रहा है कि यार खाओ या आओ कुछ आए ताकि भूखे हैं हम, तो उससे फिर जो है ना मैदे का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, उसमें जब एसिडिटी बढ़ती है तो यूजली होना तो ये चाहिए कि सेल भूखा है तो भूख ज़्यादा लगनी चाहिए, लेकिन उन केसेस में जिनमें भूख कम लग रही है उसमें होता ये है कि मैदे में भूख का मैकेनिज्म तो उसी तरह चल रहा है, लेकिन क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से और ग्लूकोज हाई होने की वजह से ब्रेन ने ऑर्डर दिया हुआ है कि यार तुम हजमा करो या ज़्यादा मोटिलिटी करो, उसकी वजह से एसिड निकल आता है। ओके। जब एसिड निकल आता है तो वो बंदे को फुल फील करता है, थोड़ा सा नवाले खाए फुलनेस होगी। हाँ, मेरी अम्मा के साथ एक ये भी इशू। दूसरा इशू ये होता है, दूसरा फैक्टर, ये तो ये फैक्टर है भूख ना लगने का। दूसरा फैक्टर भूख लगने का ये है कि कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं एंटी डायबिटिक जो पेशेंट लेता है, जिसकी वजह से जिसका साइड इफेक्ट होता है एसिडिटी करना। ओके। वो फिर गैस्ट्राइटिस करता है, एसिडिटी करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। उन मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से भी भूख कम लगती है। ठीक ठीक ठीक, ठीक। एक ये वजह। Right. दूसरी ये है कि कुछ और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं डायबिटिक्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो थायराइड प्रॉब्लम है। ओह। थायराइड प्रॉब्लम अगर बीच में आ जाए, खासतौर पे हाइपोथायराइडिज्म, तो उसमें भी भूख का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। राइट। ठीक है, या फिर बजाते डायबिटीज़ तो एक बीमारी नहीं हो सकता है कि पेशेंट जो है मैदे की भी किसी डिजीज का शिकार हो। भाई बिल्कुल। डायबिटीज You होगी never तो know. कोई और बीमारी नहीं हो Exactly. सकती, मैदा भी खराब हो Exactly. सकता है, तो उसकी वजह से भी फिर आपका वो हो जाता है। और एक और बड़ा फैक्टर जो आजकल बड़ा कॉमन है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो है फैटी लिवर। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आपने सुना होगा कि यहाँ पे शराब तो पी नहीं जाती, पीते हैं कुछ लोग पीते हैं, लेकिन पाकिस्तान में शराब का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैट आता है, यूजुअली जो गोरों में फैट आता है लिवर पे, कहाँ से आता है? अल्कोहल से। अल्कोहल से। यहाँ पे क्योंकि हमारा इस्लामिक मुआशरा है, अल्कोहल इतना यूज नहीं होता, तो यहाँ पे फैट आता है, लेकिन वो अल्कोहल की वजह से नहीं आता, वो आपकी डायबिटीज की वजह से, ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल की वजह से। अच्छा, हाथ की मूवमेंट थोड़ी सी नीचे करके करें। हाँ। अच्छा, ओके। वो कब था मैंने कहा ये गिरे ना वहाँ से कि पाकिस्तान में फैट का क्या अच्छा, ये अब पाकिस्तान में एक चीज़ और हो रही है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है भूख ना लगने का, वो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से एक फ़ैट होता है, बड़ा बैड फैट होता है, उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। अब ट्राइग्लिसराइड्स जब बढ़ते हैं तो वो जाके स्टोर होते हैं लिवर पे, फैटी लिवर बनाते हैं, उसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जो गोरों में जो फैट आता है वो ज़्यादातर उसका कसूर होता है अल्कोहल का। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कम पी जाती है शराब, होती है लेकिन कम पी जाती है, लेकिन इस पे नहीं मैं कोई कमेंट करूँगी। अल्कोहल यहाँ पे कम। हाँ। यहाँ पे क्या है? डायबिटीज़ है। यहाँ पे क्या है? जंक फूड है। यहाँ पे क्या है? जो बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड फैट्स यूज हो रहे हैं, बाहर का खाना, जंक फूड, आपको पता ही नहीं है, उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ने से फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर होने की वजह से आपका लिवर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। उस लिवर फंक्शन के डिस्टर्ब होने की वजह से जो है वो भूख कम हो जाती है। तो आपकी मदर का अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर से चेकअप होने की ज़रूरत है, ताकि उनको पता चले कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉज ऑफ इनकी भूख ना लगने। राइट, ठीक है। ये चलें फिर मैं ला रही हूँ आपके पास, फिर उनको चेक भी कर दीजिएगा। अच्छा, शुगर कंट्रोल करने के लिए अक्सर पेशेंट्स जो हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इंसुलिन के हवाले से, तो क्या डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन अपनी शुगर को कम, हाई वगैरह वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकता है? यहाँ पे आप गलत है, यहाँ पे गलत। देखिए, हर पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है। अच्छा, ओके। एक बात यहाँ देखिए ना, आपने कहा ना कि शुगर के इलाज के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इंसुलिन। भाई डॉक्टर इंसुलिन रिकमेंड नहीं करते। अच्छा, ओके। हाँ, इंसुलिन टाइप ऑफ डायबिटीज पे डिपेंड करती है। ठीक। अगर टाइप 1 डायबिटीज जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि पैनक्रियास खत्म हो जाता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, तो उसका इलाज ही इंसुलिन है। टाइप 1 डायबिटिक का इलाज ही इंसुलिन है, डॉक्टर्स करते हैं, इंसुलिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं।
जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ है, और टाइप 2 के मुतालिक मेरा एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट भी है कि जी टाइप 2 डायबिटीज़ को इंसुलिन देना मेडिकल गुनाह है। क्योंकि ऑलरेडी बन रही है ना, इंसुलिन हाँ। बन रही है, इंसुलिन बाज़ औक़ात तो ज्यादा भी है, हाइपर इंसुलिनीमिया का मैंने जिक्र किया। बिल्कुल। तो ये कौन सी अक्लमंदी है ट्रीटमेंट में कि आप आप इंसुलिन एक नहीं चीज देते बन नहीं रहे, ज्यादा रही है भी ज्यादा, और बाहर से और लगा के उसको और ज्यादा करें, वो क्या होगा? डेथ। उस इंसुलिन के अब ज्यादती के भी साइड इफेक्ट्स हैं। पहला हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा मेमोरी पे इफेक्ट आता है, तीसरा ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट हाँ आता है। एग्जैक्टली, मैं अगला सवाल ये करने लगी थी कि कुछ लोग हिस्टेरिया का शिकार हो जाते हैं, डायबिटिक लोग। डायबिटिक लोग हिस्टीरिया का शिकार वो डिप्रेशन की वजह से होते हैं। ओके। हिस्टीरिया तो एक अलग साइकोलॉजिकल एक वो प्रॉब्लम है, psychological उसका तो problem है, हाँ, आप तो ठीक है, साइकेट्रिस्ट को बुलाएं, उनसे पूछते हैं, हाँ। उनकी फील्ड है। अच्छा, जब ये होता क्या है कि जब ये इंसुलिन ज्यादा हो जाती है बॉडी में तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। मसलन हाइपर इंसुलिनीमिया क्या करता है? एक तो हाइपोग्लाइसीमिया करता है, दूसरा वेट ज्यादा करता है, जो सबसे बड़ा जो मैंने कहा जिक्र किया, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में भी और मुआशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ओबेसिटी है, मोटापा है, वो डायबिटीज़ के इंसिडेंस में इजाफे की वन ऑफ द टॉप रीज़न है। ओके। ठीक है, तो फिर इंसुलिन आप ले रहे हैं, इंसुलिन ऑलरेडी ज़्यादा, क्या होगा? वेट बढ़ेगा। इंसुलिन ज़्यादा क्या करेगी? वो फिर आपके ट्राइग्लिसराइड बनाएगी। राइट। इंसुलिन और क्या करेगी? वो आपके ब्लड वेसल्स को नुकसान करेगी, उसको नैरो करेगी, आपको हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ जाएगा, आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाएगा। हार्ट अटैक के साथ जब आपके वेसल्स जो है वो थिन होंगी और उसमें ब्लड फ्लो कम होगा तो क्लॉट बनने का प्रोसेस होगा, वो क्लॉट जाके ब्रेन में फंसेगा तो स्ट्रोक होने का खतरा है, फालिज होने का खतरा है, तो यू नेम इट। यानी इसके फिर आगे से आगे इतनी ज्यादा हमेशा कहा कॉम्प्लिकेशंस जाता है हैं कि कि आप जिसको शुगर है उसको बाकी सब कुछ बाकी चीज होना लेकिन ज़्यादा जो chances इंसुलिन होते हैं। देना है, और जो कि उस केसेस में कि ऑलरेडी हाइपर इंसुलिनीमिया है तो बारी टेस्ट करवाएं ना। इंसुलिन सिर्फ उनको मिलती है जिनका टाइप 1 है या टाइप 2 को भी मिलती है, लेकिन जैसे टाइप 2 की सर्जरी होगी, ओके। होती है ना, और प्रॉब्लम भी होगी। अगर टाइप 2 पेशेंट की सर्जरी एडवाइज की गई है, उनकी सर्जरी करवानी है, उसमें ज़ाहिर है सर्जरी में आपको एम्प्टी स्टमक भी रहना है, ड्रिप्स भी लगनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ी अर्से के लिए इंसुलिन दे, प्लस जख्म होता है सर्जिकल पेशेंट में, उसकी हीलिंग के लिए थोड़ी सी इंसुलिन चाहिए होती है, कोई हीलिंग के लिए प्रोसेस को, तो उनको इंसुलिन छुड़ाई जाती है। जैसी बीमारी हो रही इंसुलिन बंद होगी। इसी तरह की कई कॉम्प्लिकेशन जैसे रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी, कुछ गुर्दों की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम, उसमें इंसुलिन दी जाती है उस अरसे तक जब तक वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके बाद हम छुड़ा देते हैं। अच्छा डॉक्टर शाहिद, कुछ पेशेंट्स में देखने में आता है कि उनकी बॉडी पे, पाँव पे, बॉडी के किसी पार्ट पे कुछ निकल आता है और वो कहते हैं शुगर बॉल उसको कहा जाता है, आई गेस। जी, पाँव पे जो निकल आते हैं वो जख्म होते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट पे। वो मैं देखिए, वो हमारे पंजाबी में उसको कहते हैं गढ़, पंजाबी ज़बान में सुना होगा ना, वो गोल सी एक स्वेलिंग होती है जिसको हम मेडिकल टर्म में उसको एप्सिस कहते हैं। ओके। वो एप्सिस होती है, गढ़ होती है, वो अनकंट्रोल डायबिटिक्स में निकलती है जिस्म पे, और ख़ास तौर पे उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें शुगर भी हाई होती है। उसकी वजह से जब इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है, वो वीक हो जाता है। जब वो वीक होता है और पर्सन अगर हाइजीनिकली भी थोड़ा सा पुअर है, नहाता रोज़ नहीं है, गर्मियों में पसीने आए रहते हैं, गंदी इन्वायरमेंट में काम करता है, कोई केमिकल से डील करता है, तो उसमें क्या है, स्किन की जो हाइजीन है वो उतनी बेहतर नहीं रहती, तो उनमें ख़तरा होता है कि उनमें ये गढ़ निकल आए, ठीक है, जिसको हम एप्सिस कहते हैं। सही। तो वो हो जाते हैं उनमें, फिर वो गोला जो आप कह रहे हैं वो ज़ाहिर है फिर उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है। अच्छा डॉक्टर शाहिद, फीमेल और अगर मेल की बात करें तो ऑब्वियसली शुगर किसी भी इंसान को हो, मसले मसाइल तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, लेकिन कुछ आप बताएं, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि कौन कौन से मसले मसाइल बहुत एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, मेल के और फीमेल के अलग अलग। देखिए, डायबिटीज़ तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, फीमेल्स भी काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ का शिकार होती है। उनमें एक एक्स्ट्रा डायबिटीज़ होती है जिसको कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा। वो सिर्फ प्रेग्नेंट वोमन में होती है। अच्छा, जो खवातीन हामला होती हैं उनमें ड्यू टू डिफरेंट हार्मोनल जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं ना, उनके इम्बैलेंस की वजह से उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से शुगर हाई होता है, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो वो ये ऐसी अच्छी डायबिटीज है, मैं कहता हूँ अच्छी डायबिटीज, क्योंकि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद ठीक होती है, उसके बाद खुद ब खुद ठीक हो जाती है, उसमें किसी किस्म की लेकिन वो एट रिस्क हो जाती है। जिनको एक दफ़ा गेस्टेशन डायबिटीज हो जाए तो एक तो अगली प्रेगनेंसी में भी होगी डेफिनेटली, दूसरा जो टाइप 2 का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, रिस्क बढ़ जाता है, उनको थोड़ा सा हम लाइफस्टाइल का कहते हैं कि आप बीबी
Change हो गया, करें। चेंज कर लें डाइट को, ठीक ठीक है। है, बहुत खाया पिया, हाँ। वजन बहुत ज़्यादा हुआ, अब कंट्रोल करें, वेट को भी कंट्रोल करें, डाइट को भी अच्छा रखें, फिजिकली एक्टिव हो जाएं, भागे दौड़ें, ठीक है ना, अपना फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल रखें और वॉक और एक्सरसाइज करें तो आपको नहीं होगी, ठीक हो लेकिन नहीं करेंगे इस तो फिर हो जाएगी। तो ये तो खवातीन का ये बीमारी ज़रा एक्स्ट्रा उनकी डाइट। जहाँ तक आपने बात की कि दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम, तो देखें जो फीमेल्स में एक तो जो है ये मैंने बताया गेस्टेशन डायबिटीज, दूसरी जो चीज़ फीमेल्स में देखी गई है डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है, उनके साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके साइकिल प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी मुझे दूसरा उनमें हाइपोथायराइडिज्म होना शुरू हो जाता है, ये एक और हार्मोन का वो प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से उनका जो है ख़वातीन का, क्योंकि देखें ख़वातीन का हमारे कल्चर तो ये है ना, यूरोप की बात करें तो ज़रा डिफरेंट है, हमारा कल्चर ये कि हाउस वाइफ जो हैं घरों में रहती हैं, तो उनका चलना फिरना इतना नहीं है, वो क्या समझती हैं, वो कहती हैं जो हमने घर में काम कर लिया यही हमारी एक्सरसाइज है। अक्सर हमारे पास आती हैं ख़वातीन, तो हम कहते हैं यार बाइक ग्राउंड में जाओ, वॉक करो आधा घंटा, नहीं सर हम तो हाउस वाइफ हैं, तो मैंने कहा क्या हो गया, कहते हैं हम घर में काम काज करते हैं वही हमारी एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है, ठीक है, घर का काम काज करना और ये पॉडकास्ट करना, ये मैं मेरी डॉक्टरी करना, ये मेरा काम है, ये मेरी एक्सरसाइज नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए और हमें डॉक्टर एडवाइस करे एक्सरसाइज की, तो हमें अलग से करनी पड़ेगी, जो हमें अलग से करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, और जाकर करनी पड़ेगी ग्राउंड में, पार्क में, या घर में साइकिल रख लें या ट्रेडमिल रख लें, 1000 तरीके एक्सरसाइज लाजमी करनी, तो एक्सरसाइज लाजमी करनी है। तो वो खवातीन जो हैं फिर क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होती उनकी लाइफ में, वो घर के काम को ही एक्सरसाइज समझती हैं, तो उनमें वजन बढ़ता है, वजन बढ़ने से फिर कोलेस्ट्रॉल के इशू और फिर वेट के इशू, ये सारी चीज़ें आती हैं। मर्दों में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं डायबिटीज़, क्योंकि मर्द तो चलते फिरते हैं, बाहर भी जाते हैं, एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, उनका घर का तो कोई वो नहीं है, तो उनमें क्या है, उनमें एक दो चीज़ें और हो जाती हैं। मसलन उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है मर्दों में, एक तो आदत उनकी होती है स्मोकिंग की, तो जब स्मोकिंग कोई डायबिटिक पेशेंट कर रहा होता है तो वो दो तीन चीज़ें उनमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे स्मोकिंग की वजह से उसको ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, स्मोकिंग की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से मिलने की वजह से जो है ना, उनमें जो है वो सेक्सुअल जो है वीकनेस आ जाती है, जिसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। ये मर्दों में डायबिटीज़ की वजह से जो होने वाली सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है बेसिकली, लेकिन इस पे बात नहीं होती। अब ये इस पे बात क्यों नहीं थी, क्योंकि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या मर्दाना कमज़ोरी है, वो मर्द हज़ार ये समझते हैं कि अगर मैंने जिक्र कर दिया, यानी मैंने डॉक्टर से कह दिया, ईगो का मसला हो गया, मर्दानगी पे आ जाती बात। ओ भाई मर्दानगी नहीं है, प्रॉब्लम है, इसका इलाज करो, खत्म हो जाएगी। अगर तुम इसको छुपाते रहोगे, तुम अपनी ईगो को या इसके स्टिग्मे को जो है आप ये यूज़ करोगे, यार प्रॉब्लम है, डॉक्टर से क्या डिस्कस करूंगा, नहीं बताते, तो उससे क्या ये लेंथी चलेगी, ये चलेगी, प्लस आपका एक और रिस्क, स्मोक भी कर रहे हैं, डिप्रेशन का भी शिकार हैं, चलेगी, उससे क्या होगा, उससे ये प्रॉब्लम मजीद वर्स होगी और ऐसी स्टेजेस आ जाएंगी जिससे ट्रीटमेंट ही मुश्किल हो जाएगी। तो बजाय आप उसको स्टेज पे जिक्र ना करने की वजह से अगली स्टेज से अगली स्टेज पे पहुंचाते रहें, आप उसका टाइमली जिक्र करें, डॉक्टर से करें, डॉक्टर से जिक्र करें ना, आपको कौन सा जाके जनाब कैमरे पे जाके बताने की जरूरत है, भाई आप डॉक्टर से जिक्र तो करें, लेकिन डॉक्टर से जिक्र करने में भी अपनी जो है ना वो तौहीन समझते हैं। सोसाइटी कैसे, बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर वो फ्लुएंट होते हैं, डॉक्टर्स को हर चीज बताते हैं, एवरीथिंग दे डिस्कस विद देयर डॉक्टर्स, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ स्टिग्मा है कि जी वो डॉक्टर साहब बात कर, भाई डॉक्टर की तो प्राइवेसी हमारी जो ट्रेनिंग होती है मेडिकल कॉलेज में जब हमें पढ़ाया जा रहा होता है, तो प्राइवेसी हमें सबसे पहले बताया जाता है कि यार जब पेशेंट आता है तो आपने उसकी बात उसके माँ बाप को भी नहीं बतानी, उसके बहन भाइयों को, उनके सगे रिश्तेदारों को भी बतानी, दोस्तों यारों की तो बात की बात होगी ना। तो प्राइवेसी जो है वो हमें इसके लिए बड़ा हम ट्रेंड होते हैं, हम किसी केस को दूसरे से, किसी एक के वीकनेस को, बीमारी को दूसरों से डिस्कस नहीं करते, हमें ट्रेनिंग हुई होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो वो अब जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो इतना ज़्यादा कॉमन है, और फिर इसके साथ जो स्टिग्मा है उसकी वजह से क्या होता है, घर टूट रहे हैं। क्या होता है, ये तो होता है पहले तो साइकोलॉजिकली बंदा वीक हो जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता, जिसके साथ ये प्रॉब्लम होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, वो मर्द हज़ार जो है ना थोड़ा सा वीक फील करते हैं। फिर जब कॉन्फिडेंस वीक होता है तो हर चीज़ मुतासर होती है, ऑफिस का काम, घर का काम, रिलेशनशिप, हर चीज़ डिस्टर्ब होती है। जब हर चीज़ डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, सोसाइटी डिस्टर्ब होगी, फैमिली से बनती है ना सोसाइटी, एक खानदान मुआशरा बनाता है ना, तो जब एक खानदान टूटता है तो क्या होता है, मुआशरा टूटता है। अब एक खानदान तो नहीं, डायबिटीज बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इस तरह अगर फैमिलीज टूटना शुरू हो गई तो क्या होगा, हमारे मुआशरे का क्या होगा। एक तो जो है ना वो मुआशरे में गलत रुझान फैलेगा, दूसरा ये कि शर फैल सकता है, लोग गलत तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है और इस पर बात करने की ज़रूरत है कि जो ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये सिर्फ बीमारी या कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ ही की नहीं,
इट कैन लीड इनटू सो मेनी अदर थिंग्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, खुदकुशी तक लोग मेरे पास आते हैं, हमारे साथ जो हैं वो सुसाइडल टेंडेंसी के साथ आ जाए। इस कदर डिप्रेशन और एंजाइटी इस वीकनेस के जरिए आ जाती है कि इंसान कहता है बस छोड़ो सब कुछ। तो ये चीज़ कितनी बड़ी खतरनाक चीज़ है जो कि लोग अच्छा आप समझते नहीं हम लोग। तो इस पर मैं बात अब करता हूँ अक्सर अपने पॉडकास्ट में भी और वीडियोस में भी, लेकिन ये है कि लोगों के साथ स्टिग्मा अटैच है खासतौर मर्द हज़रात के लिए। और मैं आपके पॉडकास्ट की तरफ से मेरी फिर उनसे रिक्वेस्ट है जो डायबिटिक मेल्स हैं, आप मिडिल एज में हैं, अगर इस किस्म की कोई वीकनेस है डॉक्टर के साथ शेयर करें। ये टाइमली डायग्नोज होकर कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं आप, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंट के साथ सही तरीके इलाज एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर्स। एग्जैक्टली। थैंक यू डॉक्टर शाहिद साहब, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं ये पॉडकास्ट उनके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन लेकर आएगी और वो काफ़ी फ़ायदा जो है वो उठाएंगे इस चीज़ का। थैंक यू सो मच।